समझ में आने वाला नहीं, इसलिए खुलने को तकलीफ दे रहा था। तो हम जैसा सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा सोचा, मैं आपको बता देता हूँ कि संक्षिप्त तो रखना ही चाहता हूँ। तो मुथशील वगैरह योग सबको मालूम है, उसके बारे में इतना जाते हुए ज्यादा भावों का क्या महत्व है और भावों को कुछ कुछ जगह पर प्रश्न के नजरिए से देखा है, इसके बारे में पहले देखेंगे। अगले इसमें मैं कोशिश करूंगा कुछ और बताने की। और जो मेरा एक बड़ा फेवरेट श्लोक है, आपको मालूम है, यहाँ पे पहले वही लिखा है, तो फर्क है आखिरी में। इंदु सर्वत्र बीजाभो लग्नम च कुसुम प्रभ, फले न सदृशंश्च भाव स्वादु समप्रभ। दूसरा श्लोक मुझे याद है, उसमें स्वादु रसस्मृत बोला है, इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं। ये श्लोक प्रश्न तंत्र में दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। हमारे नीलकंठ जी का प्रश्न तंत्र, क्या वो एक स्वतंत्र किताब है, या वो एक ही केवल हिस्सा है, तीसरा अध्याय है? इस प्रकार से ये चर्चा चलते रहती है। मेरे ख्याल से रमन साहब ने भी उसके बारे में बोला है। और यदि हम इसको पढ़े तो ख्याल में आएगा कि इसमें शतपंचाशी का समर सिंह के कुछ वाक्य, कुछ अन्य ग्रंथों से लिए हुए श्लोक, ये सब यहाँ आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं भी बहुत विद्वान था। हम तो बच्चे से तो उन्हीं की किताबें पढ़ते थे, और वो एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन आता था वो पढ़ते थे। पर वो सही, ये एक प्रकार से स्टैंड अलोन ही है। मैं आपको कहा कि वो 16 के 16 योगों के बारे में बात नहीं करते, वो चार पांच ही योग ले रहे हैं प्रश्न तंत्र में। तो वो स्टैंड अलोन ही है, ऐसा मुझे भी लगता है। उसमें पृथ्वी यशस ने लिखा हुआ भी आया है, कुछ जगह वराह ने दिया हुआ आया है, कहीं कहीं प्रश्न चंडेश्वर वगैरह अनेक ग्रंथों से श्लोक आते हैं वहां पर। और महेंद्र टीका में तो बिल्कुल स्पेसिफिक उसका उल्लेख भी किया है, पर मेरे ख्याल से रमन साहब की किताबों में भी उन्होंने लिखा हुआ है कि कहाँ से आया है। तो इसलिए इसे ध्यान क्या है कि हम जैसा प्रश्न तंत्र में जाते हैं तो देखिए, लग्न को और चंद्र को समान करीबन मान्यता दी हुई है। तो और खासकर जब चंद्र किसी पे प्रभाव आता है तो ये चीज होगी ही, इस प्रकार से बोला गया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लग्न को, या तो मेरे समाज जो लग्न से ट्रांजिट देखते हैं, गोचर देखते हैं, पर ऐसा नहीं है, वो दोनों भी समान है। चंद्र का रहना उसको और कुछ तो भी ज्यादा देता है। अब प्रश्न ये था कि ऐसा क्यों होगा। वे चंद्र का क्या संबंध आ गया, आपको मालूम है, लग्नाधिपति और कार्य, बस इसी से सब कुछ चल रहा है। आखिर आगे आगे जाएगा तो काल में आ ही जाएगा, आपको पता भी है। तो इस बारे में शायद मैं उसके बारे में ना बोलूं आगे। वो इसलिए है कि आपको याद होगा, मैं पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ये जो ज्ञान है या ये जो बताना है, ये जो ज्योतिषी है, जो मन में चित्त में स्फुरण होता है उसका, और चित्त का कारक ही चंद्र है। इसलिए चंद्र का महत्व इसमें बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी कोई योग को और ज्यादा तीव्र करने के लिए चंद्र की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये मन में तैयार होने वाली चीज है ना। तो ये अनस्टेबल क्यों आ रहा है, तो इसके कारण हमें वो समझना है, इसलिए मैंने वो श्लोक किया है। वरना ये आपको मालूम है, मैं तो भाव के बारे में बोलने लगा तो पहले यही बोलता हूँ, है ना, कि हिंदू सर्वत्र बीजा भो लग्नम चस्सु करो। वो भी आया है, आपने पिछले वक्त देखा। नवांशक बल भी देखना है, कभी कभी उन्होंने नवांशक बल दिखने के बारे में बोला है। तो इसलिए जो तीन महत्व की चीज पर क्या होगा, तो भावों पर होगा, है ना। प्रश्न मार्ग में तो सॉरी, प्रश्न तंत्र में हम उनसे भाव का स्वामी है, क्योंकि कार्य कहाँ कार्य हो रहा है उसको देखते हैं, और कार्य करने वाला लग्न है। और इन दोनों का इतशार होना, इनका इसराफ होना, इनमें यमया नत्ता आदि योग आपको सब पता है, उसके बारे में मैं ज्यादा बोलूँ अभी, स्थगित रखने की इच्छा है। तो इस ढंग से ये तीन महत्व की चीजें आ जाती हैं, और इसको हमें ख्याल में रखना है। इसलिए मैंने क्या पर उन्होंने 12वें भावों के बारे में क्या बोला है प्रश्न तंत्र में, क्योंकि कुछ जगह वहां पे आपको फर्क नजर आएगा, और इसे हमें शायद जाना।
टीकाकारों ने उसकी जब भाषांतर किए हैं या टीका की है तो थोड़ा कहीं उन्होंने अलग ढंग से सोचा है। कभी मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये शायद अलग होगा, तो वो कुछ मैंने प्रयास किया है। जहाँ मुझे लगता है कुछ अलग होगा, उसको मैंने पीले अक्षरों में हाईलाइट कर दिया है, रादर पीले अक्षरों में लिख दिया है, ताकि ख्याल में आए कि मुझे क्या होता है इसके कारण, उसका कारण भी। तो लग्न क्या है, इसके बारे में बोलते हैं कि सौख्यम आयुर्वयो जाति आरोग्यम लक्षण शक्ति रूप वर्णा चिंत्या चक्षु। क्योंकि हम सहसा सुख की बात आते साथ चतुर्थ भाव पे चले जाते हैं, तो नैसर्गिक होता है। हालांकि पैराशरी ने भी पहले कहा है, जो लग्न भाव है इसमें सभी कुछ आता है, वो अलग बात है। पर सहसा हम लोग जो करते हैं, मैं कम से कम जो करता हूँ, कि सुख की बात की तो हम सीधा चतुर्थ भाव पे चले जाते हैं। वाहन की बात की तो हम चतुर्थ भाव पे चले जाते हैं, है ना। ऐसा करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जो सूक्ष्म फर्क है उसे ध्यान में रखना चाहिए, वरना हम इसी लग्न कुंडली देखते हैं उसी प्रकार से, करीबन उस प्रकार से, उसी प्रकार से, एकदम तो नहीं पर करीबन उसी प्रकार से प्रश्न कुंडली भी हम देख सकते हैं। उसका आगे कहीं ना कहीं लोग बात होता है कि उन्होंने लग्न और प्रश्न को सरीखा होने की बात करते भी की हुई, जिसे सहसा भुला दिया जाता है। पर आपको पता है, आपने पढ़ा बात में कि अष्ट पंचाशिका में है, दैवज्ञ वल्लभ करके वराहमिहिर जी के जो एक ग्रंथ है प्रश्न सत्र पे, उसमें भी ऐसे ही है। पर ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसको पहुंच गए हो कि अभी आपको उससे उसकी बारकाई में जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर आता है द्वितीय भाव, तो ये क्या करता है, वो रूप वर्ण वगैरह तो हो गया। रूप वर्ण हमें मालूम है आकृति की बात, क्योंकि जब सुख दिखेगा तो क्लेश दिखेगा, है ना। हर भाव अपने से, जो भी हम बोल रहे हैं इसका ये स्वभाव है, उसके एग्जैक्टली विरुद्ध तकलीफ होगी वहां। यदि पाप ग्रह हम बोलते हैं, पर मैं क्रूर ग्रह बोलना पसंद करता हूँ, वो आएगा तो वहां तकलीफ देगा। और शुभ आएगा तो कुछ अच्छा करेगा। इसे बार बार, क्योंकि आयुमान वगैरह हम सहसा अष्टम से आयुष भाव से देखते हैं, पर यहाँ पे लग्न से भी आयुर्भाव देखेंगे। उसका कारण भी ये है कि आखिर में शरीर नश्वर है, तो ही मूल में क्षीण होगा। तो नैसर्गिक है कि इधर आयुष भाव कुछ भी बताता होगा, पर वो शरीर का वो प्रयोग कर सकेगा क्या, इसको हमको सोचना। तो जब हम जाते तो मुक्ता फलम च माणिक्यम, ये आपको मालूम है, रत्न धातु और अंबरम, धन अंबरम। आगे आता है हय कार्याध्व विज्ञानम। तो हय घोड़े को कहते हैं, आपको पता है, तो घोड़े का काम। और अध्वन यानी मार्ग। तो सहसा ट्रांसलेशन किया है कि अश्व का कार्य कार्य किया जाता है, ऐसा ही टीकाकारों ने कहा है। तो दूसरा कुछ टीका में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अध्वन है, यानी द्वितीय भाव से इन चीजों के मार्ग से धन प्राप्ति होगी, इस प्रकार से वो शायद हमें कह रहे हैं। इसका प्रयोग करके देखना चाहिए कि क्या ये सही है। मैं प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि देखिए हय वगैरह जो है, तो हम यदि मेरे ख्याल से, यदि मुझे बराबर याद, खराब नहीं, बराबर ही होगा कि सहसा हम चतुर्थ भाव से इनको देखते हैं, घोड़ा वगैरह इनको वाहन समझ के देखते हैं, तो यह अश्व कार्य क्या है, ये तो स्वाभाविक है कि हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि देखिए कि हम उसको क्या बोलते हैं, पालतू जानवर जो है वो द्वितीय भाव से देखे जाते हैं। यदि मुझे बराबर याद है, आप षष्ठ से देख के वो द्वितीय भाव से उनका संबंध आता है, तो हो सकता है कि अश्वों का ब्रीडिंग करके उनसे उनका व्यवसाय करके उस पहले रत्न स्वर्ण रौप्यादि वगैरह बात की हुई है, कोई नया नहीं। और इस मार्ग से उसको मिलेगा, इनके मार्ग से मिलेगा, इस अर्थ का होना चाहिए। होने का कोई कारण दिखाई दिखाई नहीं देता। हो सकता है नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं बोलता, पर आपको एक क्योंकि रास्ता कैसा है ऐसा आप इसको है, तो वो मार्ग कैसा है तो हम सप्तम भाव को देखते हैं। प्रश्न मार्ग, प्रश्न तंत्र में भी वही कहा गया है, कोई अलग कहा गया है। और फिर ये
तो फिर ये दोनों में क्या फर्क है, ऐसा दिमाग में तो हमारे आना ही चाहिए, है ना। तो अश्वकार्य नहीं हो सकता है कि उनको ग्रूमिंग करना वगैरह काम भी उसमें हो सकता। नहीं तो आप बोलोगे एक श्लोक बोल के उसमें कितना दिमाग चाट रहे हैं, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसे अभी घोड़ों के प्रश्न आना बहुत मुश्किल। इक्वेस्ट्रियल स्पोर्ट्स वाले या RNVR वाले सिर्फ उसके बारे में पूछेंगे, बाकी तो मुझे नहीं लगता आजकल कोई पूछने वाला है। परंतु फिर भी हमें ध्यान में होना चाहिए, कोई भी आ सकता है। ऐसा कोई जो बड़ा ज्ञानी है, इसके पास सब कुछ है, तो कम से कम शास्त्र की इज्जत रखने के लिए हमें इतना पता होना चाहिए, कुछ तो बोल सके। तो उसके बाद में भाव हुए, तीसरा था भगिनी भ्रातृभृत्या नाम दास कर्म कुता पूर्वी तो वीक्षण विज्ञान सम्यक दुष्चिक्य विष्मता। थर्ड हाउस, भाई बहन, तो बस बराबर है, वो वही बोलते हैं। मैं कई बार लिखता हूँ कि वह भ्रातृभाव बोला है या भ्राता बोला है, इसका मतलब हो गया है। भृत्या नाम, भृत्य ये नौकरों को कहते हैं, पर दास कर्म कृतामपि बोला है। अब ये दास और इसमें ऐसा तो कोई फर्क हमें नजर नहीं आता, पर दास्य तो जो है इसका मतलब आप। और भृत्य जो है ये थोड़े ज्यादा जिम्मेवारी का काम करने वाले, इस अर्थ से उसको हमें लेना चाहिए। क्योंकि अलग अलग प्रकार के भृत्य होते हैं, षष्ठ भाव में भी हम तो वो नौकरी के संबंध में जहाँ आप काम करते हो, या आपका काम जो करते हैं व्यवसाय की तरफ से या धनार्जन की तरफ से देखा जाता है, तो ये भृत्य शब्द भी बहुत जगह आता है। तो दास कर्म आने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने कहना चाहिए। और कर्म कृत का अर्थ पराक्रम भी। तो दास का अर्थ कि दास कर्म करने वाले भी, या दास और कर्म करने वाले, जिसका अर्थ कि पराक्रम। तृतीय भाव है ना, तृतीय भाव हमारा कंधा हाथ छोटा भाई हमारे लिए दूर जाके काम। तो इस प्रकार से पराक्रम वहां आता है, इसलिए मैंने नीचे में उसका दिया भी है। कर्म कृत का क्या अर्थ है, क्रिया माणंतु यत्, जो कर्म करने से प्रसिद्धि मिलती है उसी को कर्म कृत बोला जाता है। नहीं तो सहसा दास कर्म करने वाले, इस प्रकार से हम उसको कई बार एनालाइज करते हैं। तो उसके ज्ञान तो है ही, पर एक आपके नजर में ला देता हूँ कि ऐसा भी उसका अर्थ होता है। नहीं तो हम बोलेंगे कि पराक्रम बोलते हैं, या पराक्रम तो कहीं लिखा नहीं, लिखा है वो ढंग से लिखा है। अब बाद में आएगा चतुर्थ भाव, जो हम माता का भाव बोलते हैं। अब वाटिका तो ठीक है, जमीन वगैरह खेती वगैरह को हम बोल सकते हैं, पर खलक क्षेत्र जो है ना, ये जो अनाज है, वो पहले बैल वगैरह चलाते थे उस पर से, ताकि उसके ऊपर के कवर वगैरह निकल जाए, तो उसको खलक क्षेत्र बोलते हैं, है ना। और फिर औषधि यानी बहुत महत्व की औषधि, शायद इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जिस औषधि से आपकी तकलीफ दूर हो जाए, जिसमें अपनी माँ भी आती, तो माता, उस प्रकार से लिखा नहीं है। तो कभी कभी, कम से कम मैं तो जब यंग था तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता था, अभी भी होता हूँ कभी कभी, पर आपको बता उनका बहुत सारा, जिस कारण किसी को कुछ अच्छा लगे, उसको आनंद की अनुभूति हो, ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए वो महा औषधि की बात कर रहे हैं, साधे औषधि। और विवरादि प्रवेशम च पश्चात पाताल, तो पाताल सप्तम को बोलते हैं, आपको पता है, आपने चतुर्थ को बोलते हैं, आपको मालूम है। और विवरा ये निधि अपनी विवरादि प्रवेशम, ये इकट्ठा आता है। तो पहले जमाने में खजाना जो है वो गाड़ के रखते थे, वो डाकू वाकू आते थे, तो वो चतुर्थ हमारे नॉर्मल इसमें भी उन्होंने बोला है, गढ़ा हुआ धन वगैरह ऐसा कहा गया है। निधि है ना, अनेक प्रकार के खजाने हैं, ऐसा आप सोच सकते हो, उसमें गहने वहने भी आते हैं। अभी देखिए किसी ने कोई खेती ले ली, खोदने लगे, वहां गहने मिल गए या कोई कॉइन्स मिल गए, ऐसा आप कभी कभी सुनाई देता है, वो ये चतुर्थ भाव है। जो चीज सेफ है, जहां हमें सेफ्टी की अनुभूति, वही भाव से उसकी बात हो रही। खाना खिलाती है माता, तो वो वाटिका खल का क्षेत्र भी वही आ जाता है। वाटिका मतलब तो खैर एक, वाटिका के अनेक अर्थ होते हैं।
बाग बगीचा भी हो सकता है, पर कोई भी एक एनक्लोज क्षेत्र जो होता है उसको वाटिका कहते हैं। तो इसका विचार हमको चतुर्थ भाव से, ये इसलिए करना है कि हम सीख लिए कि कार्येश और लग्नाधिपति का बहुत महत्व है। और यदि लग्नाधिपति नहीं होगा तो चंद्र को तो भी देखना चाहिए। और ये दोनों का इत्थशाल वगैरह से आपको हाँ होगा नहीं होगा, इसलिए इसको हम देख रहे हैं कि कोई भी प्रश्न आ सकता है। कोई नहीं, यहाँ पे तो मेडिसिन नहीं मिलेगा, नहीं, मेडिसिन का अर्थ भी लार्जर कॉन्सेप्ट में लेना चाहिए उसको, प्रमाण में समझने की कोशिश करना चाहिए। फिर पंचम भाव आता है, सर ये गर्भापत्य विनय या सर विवर आदि क्या होता है सर? विवर आदि, विद्वजन, पाताल। गड्ढा, जहाँ अब इवन सांप की बात भी है ना, उसको भी आप विवर बोल सकते हो। जहां भी गड्ढा है ना, विवर मतलब जहाँ जमीन विवर होते, गड्ढा खोदते हैं ना उसको, हाँ, तो पिट। विवर बोलते हैं उसको, है ना। हाँ हाँ, पिट, हाँ, यू और कैन कॉल इट पिट या, बहुत ही छोटा रहता है। और मतलब विद्वजन पाताल सर, विद्वजन पाताल। विवर मतलब, हाँ, कभी एक्सट्रीमली क्या बोलते हैं आगे, पाताल होता है ना, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं सुना नहीं बराबर। सर अभी कुछ, विद्वजन पाताल लिखा है ना? हाँ, पश्चातो पाताल, पश्चात, तो इसको बोलते हैं, हमारे चतुर्थ भाव को बोलते हैं। दशम भाव जो है ना, वो हमारे सर पे है, तो नेचुरली उसके अपोजिट जो आता है चतुर्थ भाव, वो पाताल में है ना? तो हमारे दशम भाव को तो इसको पाताल बोलते हैं। ये चतुर्थ ओके सर। भाव का एक नाम है, जो चतुर्थ भाव के अनेक नाम है ना, उसमें का एक नाम पाताल भी है ना। तो पाताल, वो तो भाव की बात कर रहे हैं कि पश्चातो पाताल तो बुध, यानी विद्वान लोग उसे, इन सब चीजों को विवर में घुसना वगैरह, किसी गहराई में घुसना वगैरह, तो वह चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो संस्कृत का यही प्रॉब्लम रहता है कि एक ही चीज के लिए 200 शब्द वापरे जाते हैं, तो थोड़ा बहुत कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। पूरा वैसे वो आपको याद है क्या, वो बीच में कोल माइन कोलैप्स हो गई थी, तो उसमें उन्होंने वो खास लोग बुलाए थे, मेरे ख्याल से बिहार बिहार से, झारखंड से, जो से जाके धीरे धीरे लोगों को उन्होंने बाहर निकाले, चूहे के समान अंदर गए वो, है ना। तो या चूहा भी जहाँ अंदर घुस जाता है उसको भी विवर बोलते हैं, ठीक है ना। और पर तो ये क्या होता है कि ये सहसा ये निधि से संबंधित आता है, यानी जो आपका खजाना है वो उसमें गाड़ के रखते थे, इसका मतलब जहां पर भी सेफ्टी है वो, आप याद रखिए कि अब बच्चे रहते, बड़े भी होने के बाद में ना, डर लगा कि तो पिता को याद करते हैं कि माता के पास आदमी चला जाता है, जहाँ सुख की अनुभूति हो। इसीलिए हम हमारे, हम जहाँ पे बड़े हुए हैं या जी, इनको सबको हम है ना। और निधि उस जमाने में ऐसी पद्धति थी कि ज्यादा पैसा वगैरह होगा तो गाड़ के रखा जाता था, खासकर जिस एरिया में डकैती वगैरह होती थी, उनमें बाद सर में वो घड़े निकाल में दिया। रखते थे, घड़े में तो उसकी हमारी बात कर नानी रहे हैं। घड़े में रखती थी। हाँ, घड़े में रखते थे, कभी कभी और महिलाएं जमीन उसको के अनाज अंदर के गाड़ गड्ढे में देती थी घुसा, उसको। उसमें रख देती थी, वो हाँ जी। चावल वावल में घुसा देती थी अपने गहने में, हाँ नहीं, है ना। वो तो जमीन हाँ के अंदर घड़ा, घड़े के अंदर रखती थी एकदम। हाँ, उसमें भी रखते थे ऐसे भी जगह होती है, इसलिए वो वीवर की भी बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी जगह जहाँ अंदर में घुसा के रखना। कभी कभी अब लेडीज को तो ज्यादा मालूम होगा, क्योंकि हमारे विशेष जो करना है, तो वो कपड़े के अलमारी, कपड़े के नीचे घुसा के रखती थी, तो वो भी वीवर हो गया, है ना। इसका शायद फायदा ये होता है कि चीज कहाँ है वगैरह ढूंढने में इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना, क्या ये घर में है तो कहाँ है वगैरह, इसका उपयोग किया जा सकता है। वो इसीलिए दे रहे हैं कि आगे से संबंध है। अब जब भाव आ जाता है, गर्भ अपत्य विनयानाम मंत्र संधान योर अपि, मंत्र संधान करना वगैरह भी तो पंचम भाव से आता है। गर्भ और अपत्य दोनों में फर्क है, आप लोगों को मालूम है, मैंने बताने की जरूरत नहीं है। यंग होंगे तो उनको शायद नहीं पता होगा, माँ के पेट में जब तक रहता है तो गर्भ नहीं हो जाता है।
और विनय न, अब ये विनय का अर्थ बहुत जगह भ्रमणशील इस प्रकार से किया गया है, परंतु शिष्य होता है, और मुझे लगता है वो शिष्य के अर्थ में ही कहा जा रहा है, इसलिए मैंने भ्रमणशील लिखा है, जैसा कि संविधान टीकाकरण में लिखा है, पर ब्रैकेट में उसका विनय का अर्थ भी दिया है। शब्द कल्पद्रुम वगैरह में आप देखेंगे तो अर्थ मिल जाएगा आपको। और उसका कारण यह है कि देखो, जैसी सत्य प्रज्ञ शिष्य को प्यार करता है उसी को गुरु कहना है, ऐसा गुरु गीता में कहा गया है। आप लोग सब यानी पूजा पाठी करते हो, मंत्र वगैरह बोलते हो, तो बड़ो देखे कि प्रिय पुत्रादि यत प्रीत्या तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। तो विनय शिष्य को कहा जाता है। 5 पुत्रों की, जो 6 प्रकार के पुत्रों की डेफिनेशन है, उसमें शिष्य की बात है, ऐसा मुझे लगता है। फिर मंत्र साधन, मंत्र संधान के दोनों अर्थ होते हैं कि मंत्र एक तो धारण कर, जो मुंह से आता है वो लेना, वो एडवाइस भी मंत्र मंत्र ही बोलते हैं एडवाइस, उसका वापर करना। कोई आपको कोई सलाह देगा तो उसका आप तो फायदा हो सकता है इसके अर्थ से, और मंत्र जिसे हम कहते हैं उसके अर्थ से पंचम भाव का संबंध आता है, उसको मंत्र भाव भी कहा जाता है। फिर विद्या, पर विद्या का अर्थ सहसा उच्च उच्च विद्या इस अर्थ में मैं लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव तीनों को विद्या कहा गया है ना। तो ये एक स्टेज ऊपर जाती हुई विद्या है। आज के युग में हम यदि सोचेंगे तो वैसा भाई, स्कूल में जाता है, स्कूल में जब तक रहता है तो द्वितीय भाव मानना चाहिए, मेरा मत चतुर्थ में मानना चाहिए, क्योंकि वो दशम के अपोजिट है। इसका मतलब वो विद्या जिसको ये कुछ तो कुछ कर्म कर सके। जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, काल पात्र देश को कभी भी, एक जमाने में वर्नाकुलर फाइनल 8वीं पास को नौकरी मिलती थी, आज भी फॉरेन में मिलती है, आप चिंता मत कीजिए। तो देश को भी देखना पड़ता है, काल को भी देखना, पर इसको हम आज पोस्ट ग्रेजुएशन, हो सकता है कि और 10-12 साल के बाद में वहां हमको पीएचडी ले जाना पड़ेगा, चतुर्थ भाव में हमको मास्टर्स ले जाना पड़ेगा, और ग्रेजुएट तक का सेकंड भाव में लेना पड़ेगा। इसलिए मेरे को एक बार इंटरेस्ट ने पूछा था कि भाई ये इसको आप, ये साइंस है क्या, तो मैं बोलता था कि नहीं साइंस नहीं है, ये शास्त्र है, क्योंकि यहाँ पर उसकी एक फिलोसफी केवल विदाउट अंडरस्टैंडिंग कुछ हो नहीं सकता, उसका एक कारण भी है किसी को मदद करना, इसीलिए इसे शास्त्र कहते हैं। तो इसे ध्यान में रखिए। तो ये मंत्र सर बहुत, जब आप देखते हैं, आप लोग देखते होंगे अभी टीवी पे, वो जैसे फुटाने उठाने बांटते, ऐसे मंत्र बांटते रहते हैं लोग, ऐसा हुआ ये मंत्र कर ले, उसे ऐसा मंत्र कर ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि पंचम भाव पे शुभ ग्रहों का यदि परिणाम होगा, तो ये व्यक्ति वो मंत्र को धारण भी कर सके, धारण कर सकेगा, है ना, उसका मन उसमें फोकस हो सकेगा, और फिर वो उसका प्रयोग कर सकेगा। मानना है मंत्र के ज्ञाता जो है वो आपको ज्यादा बताएंगे इसके बारे में, है ना। तो पर ये किसी भी प्रकार का आपको दी हुई सलाह भी मंत्र में ही आती है, तो सलाह देना, जब हम गुरु और शुक्र को मंत्री बोलते हैं, वो मिनिस्टर के अर्थ से नहीं बोलते, सलाहकार के अर्थ से बोलते हैं। उसके बाद में प्रबंधन, अब क्या है, तो प्रबंध के अर्थ अनेक होते हैं, तो बुद्धि प्रबंध का मतलब बुद्धि का बराबर उपयोग करना, वो मंत्र से भी संबंध है। और ग्रंथों का ध्यान भी रखना। ग्रंथ है ना, कुछ महत्व की चीजों के बारे में लिखा, उसी को केवल ग्रंथ कहते हैं। आपने जैमिनी में देखा भी है कि आत्मा कारक से गुरु चंद्रेदि पंचम में की निर्मित करता है, उसी के संबंध। पर ये बोल रहा है, मतलब ये है कि आपने जो एक्वायर्ड नॉलेज किया है, जो ज्यादा का ज्ञान लिया है, उसका कहीं ना कहीं उसको देना किसी न किसी मार्ग से भी सकता है, इसलिए पंचम भाव हुआ है। ये देखिए, ये भाव के बारे में तो है नहीं, पर ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास विचित्र पूछने वाले आते हैं, तब हमें उसका प्रयोग के लिए की बात कर रहा हूँ। अब फिर हम आगे जाते हैं षष्ठ भाव पे, चोरों का डर, रिपु संग्राम करो। अब इसमें देखो कि रिपु तो आपको मालूम है शत्रु है, संग्राम है तो युद्ध है। यहाँ तक तो ठीक, 19 भाव में आते हैं।
पर खरा और उष्ट्र आता है तो ये गधा और हमारा सॉरी, ऊंट की बात कर रहे हैं। अब आजकल तो गधा और ऊंट तो अब पाले नहीं जाते। इनका वृत्त से संबंध आता है, आप ख्याल में रखिए। कोई व्यवसाय करते हैं उसके लिए जो पशु काम में आते हैं उसकी तरफ वो इशारा है। और इसीलिए मैं अनेक जगह आपको दिखेगा ये नृत्य अलग है। जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसमें मददगार जो है और आपसे नीचे के लेवल में जो है वो नृत्य यदि कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहां आपसे लोअर लेवल को जो भी होगा उसको नृत्य कहा जाएगा। षष्ठ भाव के सब, तृतीय भाव के सब ये वो झाड़ू फाड़ू मारने वाले ये सब उधर आ जाएंगे। तो इनमें भी आपको श्रेणी रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न क्या आएगा उसी पे आप बोलो। क्रूर कर्म, क्रूर कर्म जो है वो भी षष्ठ भाव से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको मालूम है जख्म होती है, ईजा होती है। तो उसके लिए वो शायद क्रूर कर्म की बात करते हैं। ये तो मैंने बताने की भी जरूरत नहीं, मातृभाव से चतुर्थी तृतीय भाव आता है तो मातुल घराना आ जाता है भाई। फिर कहे क्या भाई, ये बीमार है। मातुल आतंक भुत्ता नाम बोला है, तो ऐसा तो देखे तो उसको हम दो तीन प्रकार से देख सकते हैं कि मातुल का आतंक है यानी मामा से डर। तो वो मामा से डर नहीं, वो आतंक है, तो भुत्ते है। इनका निर्णय रिपु स्थान से करना ऐसा कहा गया है। ये सब प्रश्न तंत्र में दिया हुआ। इसीलिए आपको कुछ लोगों में से कोई भिन्न भी दिखे, क्योंकि इसका प्रयोग अलग जगह करना है ना। तो इसलिए इसलिए जो सेवक वगैरह हम बोलते हैं, दास नहीं, तो उनका निर्णय वगैरह। अब सप्तम भाव आता है, वाणिज्य व्यवहार व्यवहारम च विवादम च समम परे गमागम कलत्रता। तो व्यापार जो है और व्यवहार करना, लेन देन करना। विवाद, विवाद का मतलब आप झगड़ा बोल सकते हैं। आप यदि ढंग से चले तो वो डिस्कशन हो जाएगा, और यदि झगड़े होने लगे तो वो विवाद हो जाएगा। और विवादम च समम परे। तो इसका अर्थ आपके फिर गमागम कलत्राणी भी बोला है, जाना आना जाना। जीवन साथी का विषय आ गया कलत्र। और इन सबका विचार सप्तम भाव से। अब इसमें आपको दिखेगा ये सब वेरिएबल चीजें मेरे समान सोचने लगेंगे तो यहाँ सब बदलने वाली चीजें है ना। व्यापार में भी कभी खरीदा जाता है, बेचा जाता है। विवाद में कभी हम झगड़ा करते हैं, कभी वो हमारे से झगड़ा करता है। शिव सब गमागम है, आना जाना है ना। कलत्र भी जो है, तो आप पैदा होते तब तो आपको कलत्र नहीं रहता। कलत्र मतलब पत्नी पर होता है। न्यूट्रल चलता है एस्ट्रोलॉजी में, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा जेंडर न्यूट्रल रहता है। तो जो बाद में सब आते हैं चीजें, और जो जो परिवर्तनशील है वो सब सप्तम भाव में आती है, ऐसा देख सकते हैं। इसीलिए मैं उसको शॉर्ट ट्रैवल बोलता हूँ, गमागम जाना होगा। ये सप्तम भाव होने के बाद में फिर आ गया हमारा अष्टम भाव। नद्युक्तार जो वैषम में दुर्गेशात्रो संकटे नष्टे दुष्टे रणे व्याधो छिद्रम व्याधो छिद्रम निपरे। तो नदी को पार करना की बात। अब ये नदी कहाँ से पार करना भाई, तो हाँ कई बार तो नदी पार करना पड़ता होगा, पुराने जमाने में पार करते हैं। इसमें आपको जीवन जाके आप बाहर जाते हो वो भी नदी है, तो आपको मालूम है वैतरणी नदी पार करके जाना पड़ता है वगैरह, हमारे धर्म में बताया है, तो मैंने पता नहीं। यहाँ भी फिर अध्वन आ गया, यानी प्रवास। और अध्वन में वैषम्य, प्रवास में आने वाले संकट या त्रासदी, दुर्ग, उसका अर्थ किला भी होता है, पर्वत। तो कोई भी चीज जो सेफ है, जिस नहीं है, बाहर से आप सिर्फ कुछ उसका आकार देख सकते हैं, या जो जिसके अंदर कुछ छुपा के रखा है, या जहां हमें सेफ्टी लगती है, वो सब चीजें जो है, पर ये अलग टाइप की सेफ्टी।
हमारे गुह्य वगैरह हम बोलते हैं ना, तो वो दुर्ग किला का अनेक अर्थ होते हैं, उसमें का एक ही है। जरूरत नहीं है कि वो दुर्ग यानी दुर्ग ही होगा, पर दुर्ग भी रह सकता है, या वो दुर्ग के समान हो सकता है किसी का मकान यदि दुर्ग, क्योंकि वो चतुर्थ भाव से त्रिकोण भाव है, और त्रिकोण भाव पे दूसरा भाव अपना प्रभाव डालते रहता है। फिर नष्टे दुष्टे, इसमें आपको मालूम है कि शत्रु का संकट तो होता ही है, फिर नष्ट धन वहीं से देखते हैं, देखते हैं। और मृतधन इसलिए देखा जाता है कि कोई नष्ट होता है तभी वो मृतधन आपके वो जातक के पास आएगा। तो इसलिए नष्ट धन लिखा है पर मृतधन नहीं लिखा, क्योंकि कहीं मृत बोला बोला गया है, एक ही बात है, जो है पर आपके पास नहीं है आज के दिन। शायद आगे आएगा या नहीं आएगा, आपने किसी को लोन दे दिया, वो डूबा रहा है, तो भी वो नष्ट धन में जाए, और भी आने वाली वो नष्ट धन में जाएगी, वो है पर आप उसको अभी एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। इस अर्थ से उसको हम नहीं लेना चाहिए। व्याधि रोग, ये रोग और रिपु रोग, वो हमने खुद होके हमारे गलती से लाइफस्टाइल डिसीजेस आप बोल सकते हो, वैसा हो सकते हैं। अष्टम भाव के जो रोग होते हैं, ये आपका शरीर ऐसे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीज में बोलता हूँ, आजकल उसको हेरिडिटरी जेनेटिक वगैरह बोलने की आदत है, तो वो भी ठीक है इन ए वे। तो ये भी जो लीगेसी में मिलता है, वसीयत में मिलती है, अच्छे बुरे जो दिए वहां से, तो ये अष्टम भाव से। इसका संबंध सब आपको हमने पहले जो देखा कि आर्यश इनका क्या संबंध है उसको देखने पे है, इसलिए मैं इसको इतना बता रहा हूँ, नहीं तो ये बताने की। पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग ढंग से देखा जाता है, इसलिए मैंने कहने की चेष्टा की। ये भाव से शॉर्ट ट्रेवल्स भी देखते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रवास होते हैं, तो वो तृतीय भाव से, और लंबे प्रवास नवम भाव से देखते हैं। सब मौसा देखिए, एक सर आगे आप जैसे निवेदन। आओगे जब देखोगे कि भाई प्रवास में क्या देखना, वहाँ वो। हाँ जी जी, सर एक निवेदन। आप पूछ रहे इसमें थे सर। अष्टम नहीं अष्टम भाव में सर जी, से छिद्र भाव कहते हैं ज्यादातर। सुनाई नहीं दे रहा बेटा। सर अष्टम भाव को हाँ छिद्र भाव अष्टम या भाव, गड्ढा कहते हैं जैसे। लेकिन अष्टम में सर जो दिया हुआ है छिद्र दुर्ग। छिद्र भी बोलते हैं। हाँ, दुर्ग किला। हाँ, ये इसका क्या है सर? पर्वत। पर्वत, दुर्ग और किला। तो ठीक गड्ढा और ठीक। पर्वत तो दोनों बिल्कुल देखिए देखिए, महत्व की जो अ, बिल्कुल आपका आपका कहना बिल्कुल अपोजिट हो बराबर गए। है। पर अब आप यदि वो स्थान है, वहां सबसे इम्पोर्टेंट चीजें रहती है। किसी पीछे वाले मेल को उसमें, वहां हाँ। हिट कर दो, आप समझ जाते हो उसका दूर कैसा ढह जाता है। तो मैं बोलते हम्म। वक्त वो इसी महत्व की रखना, इस तरह से आप सोचो, के अंदर आ जाता है, वो बाहर नहीं दिखता है। और इसी सेक्सुअल ऑर्गन्स वगैरह सब अष्टम भाव से जाते हैं। सर उसके आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। मेल वगैरह बैठी रहती है इधर, कार वगैरह देखिए लिखा था, इस प्रॉब्लम है उसका, पर उसको ए प्लेस विच इज नॉट इजीली सीन और अंडरस्टूड बाय एनीबॉडी, इस प्रकार से हमको लेना चाहिए। वही मुझे वही अर्थ दिखता है उसको। जो बोला गया, अच्छा पाराशरी में भी यही बोला है, मैं उसी अर्थ में लेता हूँ कि कोई भी महत्व की चीज को सेव करने के लिए ऊपर में दिखे नहीं, इस प्रकार से उसको लेंगे, तो इसीलिए गुह्य, सर क्योंकि आपकी आवाज मेरे को थोड़ी- सर, पहले ही पता था। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरी आवाज गड़बड़ हो रही, मुझे आपकी भी आवाज सर गड़बड़ आ रही, बेटा क्या करना। नहीं हाँ सर, आपका आवाज आपका ब्रेक हो रही है आपकी। सर आपका कैमरा यदि ऑफ कर लेंगे तो बेटर ट्रांसमिशन मिलेगा। यही कर सकता हूँ, कहाँ से करना है, चलो। अब आ रही बराबर, अब ठीक है सर, पहले से ठीक है। अब आ रही है। यस सर। चलो जी ठीक। सर। नहीं मुझे भी आप लोगों क्या, यहाँ पे जरा बादल हवा है ना, तो आजकल सब वायरलेस, बाकी तो ठीक है, पर यहाँ गड़बड़ कर नहीं नहीं रहा आ रही, लग कर रही है अभी भी।
Sir, and when you do restart, please can you explain Harnamji's point again? क्या हुआ? सर लगता सुन नहीं पा रहा। जी। सर कैन यू हाँ। हियर अस? नहीं, मेरे ख्याल से आज उनके उसमें कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। क्लास में भी अब शायद है नहीं। नहीं है तो सही, क्लास में तो हाँ ही इज है, देयर, he's there, he's there. इज देयर। सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद, दोबारा ट्राई कर रहे होंगे। So, और नाम जी, वो जो दुर्ग की बात आप कर रहे थे ना नाम जी, जी सर। जो दुर्ग की बात कर रहे थे, तो वो दुर्ग क्या भेद हुआ? अगर करना है तो अष्टम से देखा जाता है। जी सर, सर कुछ तो बोल रहे थे। आ गए सर, आ गए। वेलकम सर। अरे वो साहब क्या हुआ, मेरे यहाँ दो कनेक्शंस है। तो नॉर्मली मैं आने के बाद में मेरे ध्यान में रहता है कि नीचे का कनेक्शन इसको कनेक्टेड, दोनों भी वायरलेसली कनेक्टेड है। तो बोला ऐसा क्यों हो रहा है? फिर ख्याल में आया कि मैं जहाँ बैठा हूँ उसके पास का कनेक्ट भूल गया था। सॉरी, आप लोगों को सबको तकलीफ हुई। तो अष्टम भाव के बारे में कुछ बोल रहे थे सर? नहीं सर, VAD? वो हरनाम जी का जो बस। प्रश्न था ना, जी जी। सर इसमें वो दुर्ग पर्वत दिया हुआ है और दुर्ग और हाँ हाँ, पर्वत, तो उसके उसका अंदर अर्थ। मैं उनको बता रहा था जी सर। कि मेरी नजर में दुर्ग हाँ, भेद अष्टम से देखा करेक्ट, जाता है। बिल्कुल 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 और बिल्कुल। उसी प्रकार पर्वत के अंदर पर्वत को तोड़कर जो रास्ता बनना है या उसके बारे में, वहीं से अगर जाता है। पर्वत को पार करने का है या फिर पीछे की तरफ देखने का है, तो जी उसको जी। प्रश्न में अष्टम से देखा जाता है। अष्टम से देखा है, वही इसीलिए वो बता रहा हूँ कि पर, माझी पर्वत। माझी वाला जो, अगर जब भी बात आएगा, जब भी माझी की बात आती है, तो वो हाँ, अष्टम आएगा। आई मीन दैट्स पर्वत व्हाट आई को प्रॉब्ली फील। पर्वत में छेद करना, छिद्र और गड्ढा करना, ये दुर्ग को भेदना, जी जी जी। उससे और हाँ हाँ दुर्ग हाँ। भेद जोन से होते हैं, हाँ तो ये दुर्ग दोनों भेद, के दोनों। दुर्ग भेद लिख लिया जाए वो ज्यादा अच्छा था बजाय। नहीं, नहीं, भेद लिखने की आवश्यकता नहीं है सर, वो जो वो श्लोक है वो तो समझा जाए, श्लोक तो वही है। समझा बस जाए। प्रॉब्ली उसमें आपके जीवन के भी दुर्ग को भेद कर सकते हैं। जी यदि जी मृत्यु का प्रश्न है तो अष्टम वहां से भी आएगा, जी जी। है ना? हाँ, वो भी एक सेफ्टी में पड़ा हुआ चीज है, इस प्रकार से उसको देख सकते हैं। पर मैंने ऐसा देखा कई बार उस व्यक्ति का, ये खासकर चतुर्थ का अष्टम से संबंध आ गया, तो वो- बहुत बार वो मकान भी इस प्रकार का रहता है कि जिसको या तो कहीं तो भी जाने के लिए अप्रोच में तकलीफ होती हो, या कुछ उसको घेराबंदी की टाइप की हो, ऐसा भी मकान कई बार देखा जाता है। तो क्योंकि ये मेरे दिमाग में प्रश्न बहुत देर से था, बाबा ये तो समझ रहे थे कि कोई तो भी सेफ चीज है जिसमें हमारा आयुष्य भी है ऑब्वियसली, और वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी भी वहीं पर है, वही राज करता है। तो इस अर्थ से पर दुर्ग भी होता है, इसमें कोई शक नहीं, उसी के लिए बोला गया है। इसीलिए इसको हम ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं कि हम उसको, मेरे ख्याल से अष्टम हो गया ना? हाँ, जी छिद्र भी नवम वहीं ग्रह। से आता है, छिद्र भी वहीं से आता है। तो आपको मालूम है गुदा के रोग वगैरह होंगे तो भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं, वहां पर जो भी है वहां से, या कोई अब गुरु वगैरह होगा तो वहां पर गुल्म वगैरह भी देखे जाते हैं। तो इन सबको वहीं से देखा जाता है। अब आगे आते हैं नवम भाव पे। वापी कूप तड़ागादि प्रपादेव गृहाणि च दीक्षाम यात्रा मठम धर्मम धर्मान निश्चिंत कीर्तय। तो ये वापी है ना, छोटा सा, इसको हम क्या पोखरा बोलते थे, छोटा छोटा बिल्कुल तालाब घर के सामने रहते थे पहले। पोखरा। हाँ हाँ, तो वो है, वो तो वो मैंने पोखरा लिखा नहीं, मैंने बोला मैं कुछ गलत लिख दूंगा, तो पर हम्म, मुझे ऐसा याद था कि पोखरा पोखरा, था। जोहड़। हाँ, तो वो जो है वो वापी है। कूप यानी तो कुआं है, वो आपको मालूम है। और तड़ाग बड़े भारी समुद्र, सरोवर को बोलते हैं। बहुत बड़ा जो होता है, बहुत बड़ा वाटर बॉडी ऐसा आप बोल सकते हैं अंग्रेजी में, तो उसको हम प्रपा बोलते हैं, तड़ाग बोलते हैं actually, है ना? फिर प्रपा जो है, क्योंकि क्या होता है कि वो देवगृहाणी और प्रपा देव में गड़बड़ होते हैं, तो प्रपा जो है
वो पशुओं को पानी पीने के लिए जो इंतजाम किया जाता है उसको प्रपा बोला जाता है। आपको ख्याल में आता होगा कि ये धर्म के काम है। बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर में ऐसे टाके बनाते हैं जानवर को पानी पिलाने के लिए, है ना। अब जानवरों में इंसान भी आ सकते तो पियाऊ भी आप बोल सकते हो उसको, क्योंकि हम दो पाँव वाले जानवर इतना ही फर्क है मेरे मेरे दृष्टि से। वो विक्षिप्त है, हमारी माँ बोलती थी। पर तो प्रपा है ना, उसको बोला जाता है पानी की, पानी का स्टोरेज। सहसा वो जो आसानी से जिनको पानी नहीं मिलता, तो ये पशुओं के लिए कहा जाता है। देवगृहाणी मंदिर, वो तो नवम भाव और धर्म भाव बोलते साथ सबको ख्याल में आ ही जाता है। दीक्षा, यात्रा, मठम धर्मम, धर्मा निश्चित कृत्य। तो ये जब जैसा मैं बोल रहा था कि ये यात्रा नवम भाव से प्रश्न में खासकर दूर की यात्रा देखी जाती है, नजदीक की यात्रा सहसा तीसरे भाव से देखी जाती है, यदि मुझे बराबर याद है। और शायद तो अभी तक याददाश्त इतनी खराब नहीं। दीक्षा जो है, ये दीक्षा जो दान करता है उसकी बात चल रही है, लेने वाले की बात नहीं है। तो वो गुरु का भाव है ना, तो मंत्र आता है पंचम भाव में, और दीक्षा जाती है नवम भाव से, है ना। तो गुरु जो उपदेश करता है वो एक पंचम भाव में जाके पहुंचता है, इसलिए उसको दीक्षा बोली जाती है। उसका एक प्रोसीजर है। आपको लोगों को मंत्र वगैरह मालूम है तो आपको मैंने बताने की। मठ, जहाँ भी धार्मिक काम होते हैं या महंत लोग रहते हैं जो ज्ञान देते हैं, आखिर में वहां से कुछ ना कुछ देना है। और धर्म जो है, यानी हमारा धर्म का मतलब हम वो हिंदू धर्म वगैरह न समझते हुए कर्तव्य, जो योग्य कर्तव्य करना, धर्म धारयति इति धर्मः ऐसा कहा गया है, या धारणा धर्म इत्याहु ऐसा कहा गया है। तो वो धर्म, ये सब धर्म भाव से देखना चाहिए, उसके लिए ये प्रसिद्ध है ऐसा कहा गया है। तो आप यहाँ समझते होंगे कि जो करने लायक काम है, जो अच्छे काम है, उसके संबंध में जब भी आता है तो। और यहाँ देखिए, यहाँ पिता के बारे में नहीं कहा गया, नवम भाव के बारे में, है ना। हम अदरवाइज तो हम नवम भाव पिता का भी भाव बोलते हैं, वो भी एक प्रकार से गुरु है इसलिए बोलते हैं, पर इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आगे का जो श्लोक है वो दशम भाव का है। राज्यम मुद्रा परम पुण्यम स्थानम तातम प्रयोजन वृष्ट्यादि व्योम वृत्तांतम व्योम स्थान निरीक्षित। व्योम स्थान दशम भाव को, तो दशम भाव से क्या देखना है, तो राज्य देखना है, किंगडम। मुद्रा, ये मुद्रा मतलब वो राज मुद्रा रहती थी पहले, उससे वो कोई भी ऑर्डर देके उसको सील करते थे। इसको हम प्रमाण या अधिकार पत्र आदि ऐसा समझते हैं। आजकल के दिनों में हम सर्टिफिकेशन बोल सकते हैं, या अप्रिसिएशन, आपने कुछ काम किया उसका सर्टिफिकेट मिला। आप लोगों को जैसा वो विशारद का सर्टिफिकेट मिल गया, तो वो भी दशम भाव से देखना पड़ेगा। वहां शुभ, मैं कहीं तो भी ना गड़बड़ कर भी देता हूँ कि उधर चला जाता हूँ रेगुलर प्रेडिक्शन में, तो दशम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो वो मिलेगा। इस प्रकार से हम सोचते हैं, वो यहाँ कहा गया है। राज मुद्रा करके उसको ऑथोराइज कर देते हैं, अथॉरिटी लेटर आप समझ लीजिए उसको। परदेश जाना है उसको पासपोर्ट मिलेगा कि नहीं, उसके लिए समझ लीजिए दशम भाव है। अब फिर क्या है, परम पुण्य स्थानम तातम, ये जरा सा गड़बड़ वाला है। तो इसमें क्या है कि परम का क्या अर्थ, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन होते रहता है। पर ये सहसा कोई भी चीज जो है वहां से दूर की बात की जाती है। इसमें खुद के घर से दूर भी हो सकता है, चतुर्थ से वो सप्तम भाव, इस लोक से दूर जाना भी हो सकता है। और पुण्यम स्थानम, अब पुण्य के दो तीन अर्थ है। पुण्य के अर्थ, पुण्य कर्म आपको सबको मालूम है, उसकी कोई बात नहीं है। और वैसे ही सहसा टीकाकरण ने लिखा है। पर मृत्यु को भी पुण्य बोलते हैं। नवम भाव को, भाव से मृत्यु के वक्त का जो है ना, वहां से उसका चार्ट डाला जाता है, उसको पुण्य चक्र वगैरह कहा जाता है। और या मर्यादा से परे जाना, मतलब इस लोक से परे जाना, तो पितरों के लिए जो कर्म का किया गया है उसको भी पुण्य कार्य बोलते हैं। आपको यदि याद होगा भावार्थ रत्नाकर वगैरह तो आप लोगों ने पढ़ा है, तो दशम भाव से संबंध पितरों का कर्म करेगा कि नहीं इस अर्थ से, या गंगा नहाएगा कि नहीं, क्या के लिए, तो पितरों का कर्म करने के लिए, इसके लिए दशम भाव को देखा जाता है। ये जो जातक है वो करेगा कि नहीं, इसको दशम भाव से देखते हैं। फिर स्थानम, ओहदा, वो कौन से लेवल को है, वो राजा होगा तो राजा समझ लीजिए, जिस भी क्षेत्र में होगा वहां पर ऊपर जाना। तातम, पिता। अब इनको तीनों को इकट्ठा किया तो पुण्य स्थानम तातम, परम पुण्यम तातम, यानी
पिता के लिए किए हुए बात के कर्म मृत्यु पश्चात वगैरह ऐसा भी हो सकता है, वैसा शायद नहीं। पिता तक ही उसको हम सीमित रखें। और फिर प्रयोजन या मतलब कोई भी चीज का बराबर उपयोग करना, हम मैनेजमेंट बोल सकते हैं उसको, या जो भी अधिकार प्राप्त हो उसको ढंग से उसका प्रयोग करना। ये ढंग से प्रयोग करना तब होगा जब वहां पे शुभ ग्रह होगा वगैरह, मैं बताता हूँ, आपको पता है। वर्षा और अन्य आकाशीय घटना जो होती है उसके बारे में विचार किया व्योम स्थान से दशा भाव से, क्योंकि यहाँ वर्षा वगैरह हमारे दिमाग में नहीं आता, ये सच है, मेरे तो कभी नहीं आया। ऐसा भी मुझे वो ज्यादा समझता नहीं है, परंतु फिर से आपको ख्याल में आ गया होगा कि ये आकाश की बात कर रहे हैं। जैसा चतुर्थ भाव पाताल है तो ये आकाश की बात, वहां गड्ढे में है तो वहां से कुछ आने की बात चल रही है ना। अधिकार भी ऊपर से नीचे जाता है, वर्षा भी ऊपर से नीचे आती है। वो मकर राशि वगैरह आती है ना, वो जल राशि करते हैं, कोई अर्ध जल राशि करते हैं, उसका वहां पे बहुत ज्यादा समय। तो इसका विचार दशम भाव से करना चाहिए। और मैं परम को वो मोक्ष वगैरह की तरफ इसलिए ले जाता हूँ क्योंकि परम की डेफिनेशन है परम मोक्ष, जैसा कैवल्यम अमृतम परम, मुक्ति का पर्याय जो है उसको परम कहा जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये परम पुण्यम स्थानम जो है, तो ये शायद हो सकता है कि डेथ के बाद में जो हम करते हैं ना, श्राद्ध वगैरह करते हैं, फलाना करते हैं, उसके बारे में बोल रहे होगे, ये संभावना। ये सिर्फ आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसा कोई विचित्र प्रश्न आया तो दशम भाव की तरफ देखना पड़ेगा हमें। और आजकल क्या है कि कभी कभी लोग ऐसा पूछते, बेचारे को मालूम नहीं रहता क्या करना, मैं ये करूँ ना करूँ, तो वहां पर शायद इसका आपको उपयोग हो सके। फिर से अभी देखिए अश्व फिर आ गया, एक घोड़ा वहां आ गया द्वितीय भाव में, हय कार्य गजाश्व यान वस्त्राणि सम्य काट सस्य कांचन कन्या विद्वान विद्यार्थ लाभ लक्ष्य, ये लाभ लग था। तो हाथी घोड़े इनके वाहन, अब यहाँ पे स्पेसिफिक आ रहा है क्योंकि वो 11वें भाव है ना। यानी उसका वो व्यवसाय भी हो सकता है, आजकल के जमाने में बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां वगैरह सब से, क्योंकि यान की बात कर रहे हैं। और वस्त्र, अब ये वस्त्र क्यों आ गए, ये प्रश्न आएगा, क्योंकि ऐसा तो मान वगैरह के वस्त्र तो हम द्वितीय भाव से देखते हैं, पर यहाँ शायद वस्त्र उन्होंने दशम भाव का, द्वितीय भाव दशम भाव का धन यानी कर्म का धन इस अर्थ से लिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। या वो व्यवसाय भी हो सकता है। सस्य अनाज हम जो उपजाते हैं, उससे जिससे जिससे प्रॉफिट होता है, आपको ख्याल में आ रहा होगा, यहाँ पे लाभ भाव की बात चल रही है। कांचन सोना वगैरह, तो ये भी दोनों जगह से देखा जाता है। आप लाभ के लिए जब करते हो तो वो 11वें से आएगा, और आप एसेट करके उसको जब अपने घर में रखते हो, या हमारे सेम डिपॉजिट वॉलेट में आजकल रखते हैं, तो वो द्वितीय भाव में चला जाएगा, है ना। और फिर कन्या का, और देखिए 11वें में कन्या ली, और तीसरे में भ्राता, वहां पर भी भगिनी भी बोला है, तो यहाँ कन्या बोली है। इसका कारण ये इसकी कन्या है, तो शायद पंचम से सप्तम है इसलिए उसको कन्या बोला है, क्या मुझे पता नहीं। पर इसको ख्याल में रखना कि भगिनी अलग है। हम बोलेंगे कि भाई एल्डर सिस्टर, जो ज्येष्ठ भगिनी है वो 11वें से लो, जैसा रेगुलर हम जब पाराशरीय सिस्टम बोलते हैं, एक ही है एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें हम इस प्रकार से बोलेंगे। पर यहाँ पर वहाँ कन्या की बात की जाती है, जातक के कन्या की बात, या पृच्छक के कन्या की बात। उसके बाद में विद्या, क्योंकि और अर्थ लाभ, मतलब पैसे का लाभ। विद्या भी एक प्रकार से धन है, इसको कभी ना भूलिए। मेरे ख्याल से न चोरम हार्यम न च राज्य हार्यम वगैरह एक श्लोक है, आप लोगों को पता है। शायद मैं जब छोटा था तो शायद एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में भी वो कहीं तो भी आता था कि ऐसी चीज है जिसे राजा नहीं ले जा सकता, चोर भी नहीं ले जा सकता है, और बांटने से बढ़ती है, तो उसको भी धन बोला जाता है। तो इसलिए ये विद्या पढ़ने की विद्या नहीं, वो हमारी 2, 4 और 5वें में आ गई, है ना। जो आपने मेहनत करके हासिल की वो इस अर्थ से होना चाहिए, क्योंकि दशम भाव के द्वितीय भाव, इसका लाभ धन आदि का लाभ। अब ज्यादा आपका समय नहीं होगा, लोग का ये होते ही आया है। 12वां भाव जो है, तो त्याग भोग विवादेशु दरेष्ट कृषि कर्मसु, यानी त्याग करना, भोग करना,
इसका मतलब दान करना या दान रिसीव करना, या दान रिसीव करने की जगह जो हमने लाभ किया है उसको खर्चा करना अपने आनंद के लिए, ऐसा समझिए, भोग बोला है। विवाद भी यहाँ आता है, क्योंकि ये विवाद षष्ठ में भी आता है, तो आपको ख्याल में आ ही रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ। बहस करना, दान जो करना है वो नैसर्गिक है कि जब आप अच्छे काम के लिए करोगे तो उसको हम त्याग या दान बोले, सत्पात्र दान कर। तो फिर इष्ट कुश कर्मसु, खेती करना। अब ये खेती करना बार बार में क्यों कहा गया है, इसका तो हमको पता नहीं है, पर षष्ठ भाव में सहसा यदि चंद्र होगा तो वो खेती करने में कुशल होता है, कर्षक होता है, ऐसा कहा गया है। शायद इस चीज से उसका संबंध है, क्योंकि खेती में नुकसान भी होते रहता है और कभी फायदा भी होता है, तो शायद इसलिए उन्होंने व्यवस्था में सर्वेषु विद्धि विद्वत व्यय 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 बोला है, और खर्चा करना भी वहीं से कहा गया है। तो इस प्रकार से, क्योंकि कोई अभी आजकल तो कोई खेती के लिए आएगा नहीं, पर आ भी सकता, तो आपको द्वादश भाव देखना पड़ेगा, तो भाई खेती में मुझे फायदा होगा कि नहीं वगैरह ऐसा प्रश्न होगा, तो हो सकता है कि आपको 12वें भाव का हमारे लग्नेश का या चंद्र का उनका इत्थशाल हो रहा है या मुसरिफ हो रहा है, ये देखना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसा तो ये ट्रेडिशनल से करीबन बराबर बराबर ही है, पूरा बराबर नहीं, वो थोड़ा आगे अलग अलग चला जाता है कुछ कुछ चीजों में, अलग ढंग से कहा गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पिता को, ये तात जो है ये दशम भाव में गया है, पंचम भाव में पिता नहीं लिया उन्होंने। अब वो एक ढंग से लिया होगा क्योंकि गुरु मंत्र देता है वगैरह जैसा, वो तो धारण पंचम भाव करता है तो पिता भी देगा, इस प्रकार से आप सोच सकते हो, परंतु यहाँ पे तातक को दशम भाव बोला है। हालांकि आगे में जो उन्होंने चैप्टर दिया वहां पे पिता के दुख की वगैरह कहीं परीक्षा से, यदि मुझे जहाँ तक याद है, कहीं उल्लेख नहीं। तो इस प्रकार से इसको देखना है। और भी आगे भाई, जब आपने वो देख लिया कि कार्येश और कर्मेश इनका जब संबंध आता है, लग्नेश लग्न को देखता है, कार्येश कार्य को देखता है तो सफल होता है आदि बोला है ना। तो इसी प्रकार से और भी कुछ है, तो हम आगे जाते हैं, थोड़ा कोशिश तो करते हैं। अब ये जो है ये प्रश्न तंत्र में लिए हुए श्लोक, ये शतपंचाशिका में वहां से लिए हुए, तो इसलिए मैं इसलिए इनको डाला हूँ, ये समझने के लिए कि जरूरी नहीं है कि आपको हर वक्त उसी ढंग से विचार करना है, क्योंकि ज्योतिष के मन में वो तैयार होता है, उसके चित्त में स्फुरन होता है उसका, जो भी प्रश्न देना है उसने, ऐसा कहा गया है, पहले हमने देखा है। तो यहाँ ये जो हम रेगुलर बेसिक प्रिंसिपल्स है उसी का प्रयोग किया जा रहा है। वराहवीर के दैवन्य वल्लभ में भी इसी प्रकार के श्लोक है, थोड़ा अलग है। यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा सौम्य वा स्यात् तस्य तस्यास्ति वृद्धि ही पापे रैव तस्य भावस्य हानि निर्देशता पुच्छतो जन्मतो वा। ये खासकर मैंने डाला है क्योंकि ये बहुत महत्व का है, कि आपको मालूम है जो जो भाव को उसका स्वामी देखता है ना, या शुभ ग्रह देखता है, उसकी वृद्धि होती है, उस भाव की वृद्धि होती है। ये बिल्कुल सिंपल है, कि जिसको इसराफ इसराफ नहीं आता, सब तो हमारे समाज पुराने जमाने के ज्यादा दिमाग नहीं चलाते, तो वो इस प्रकार से भी प्रश्न कुंडली से अपना उत्तर दे सकते हैं। इसके बारे में आगे भी कई जगह आएगा, और मैं केवल उतना ही भाग लूंगा, वो बाकी करने, क्योंकि मुझे पैसा भी संक्षिप्त रखना है इसको। तो पर ये क्या बोलते हैं कि ये कहा, ये पुच्छतों में भी और जन्मतों में भी, यानी पुच्छ कुंडली में भी, प्रश्न कुंडली में भी ऐसे ही देखना है, जन्म कुंडली में भी ऐसा देखना। तो इसलिए उन्होंने प्रश्न कुंडली को कोई विशेष दर्जा दिया है, या जन्म कुंडली को कोई बहुत ज्यादा ऊपर ज्यादा, ऐसा नहीं है। इसमें भी देख सकते हैं और उसमें भी देख सकते हैं, ऐसा पृथ्वी यशस ने कहा है। और वही श्लोक आपको ताजिक नीलकंठी में यानी प्रश्न अध्याय में दिखेगा, इसलिए मैं उसको अलग ग्रंथ समझता हूँ। वो प्रश्न तंत्र करके उन्होंने जो अलग किया है, वो स्टैंड अलोन ग्रंथ है, ऐसा लगता है। दूसरा जो बोला है वो भी फिर से पृथ्वी यशस है। सौम्य विलग्ने यदि वा स्ववर्गे शीर्षोदय सिद्ध उपैति कार्य सतो विपर्यस्त सिद्धि हुए तो कुरुक्षेत्र संसिद्धि करम विभीषण। कि यदि शुभ ग्रह लग्न में हो, या लग्न स्ववर्ग में होगा, मतलब नवमांश में होगा, तो वो वर्गोत्तम होगा,
दृष्टांत में और लग्न में एक ही बार, क्योंकि स्ववर्ग की बात करते हैं, ये सहसा षडवर्ग की बात की जाती है। तो षडवर्ग में भी वो उसी यदि राशि में होगा जो लग्न में जहाँ है वहां, तो क्योंकि वो बली हो जाता है। या लग्न में शीर्षोदय राशि, तो प्रश्न के कार्य की सिद्धि हो जाती है। शीर्षोदय राशि आपको मालूम है, मैं तो सादा सादा ख्याल में रख रहा हूँ, तो 5 से लेके 8 तक और 3 और 11, है ना, 5 6 7 8, 3 और 11, ऐसा मैं ख्याल में रखता हूँ। तो मेरे ज्यादा ख्याल में, तो वो सब खड़े ह्यूमन फॉर्म दिखेंगे आपको वहां पर, तो समझ ही जाएगा कि उसको शीर्षोदय क्यों बोला है। एक वो बिच्छू छोड़ दो आप, पर बिच्छू भी अपने पीठ पे अपना शस्त्र लेके चलते रहता है ना। तो ऐसा यदि होगा तो काम जल्दी सिद्ध हो जाता है। अब पाप हो गया, पाप नहीं होने देगा और शुभ होने देगा, और दोनों होंगे तो क्या करता, कुक्षेण संसिद्धि कर्म विमिश्र, जब विमिश्र आते हैं कि समझो ये पावरफुल है, लग्न थोड़ा सा क्षीण है, परंतु सौम्य ग्रह देख रहे हैं, या पाप ग्रह और सौम्य ग्रह दोनों भी देख रहे हैं, तो ऐसे वक्त में बड़े मुश्किल से वो सिद्धि हो जाती है, वो बहुत तकलीफ होती है। ये कृच्छ जो शब्द है, ये आपको याद होगा कि हमारे गुरु जब पंचम भाव में चाप राशि में यानी धनु राशि में रहते हैं, तो कुच्छेण संतति ऐसा कहा गया है। ये तकलीफ से होती है तो बहुत तकलीफ होने से। तो यहाँ पर भी आप कभी कभी क्विक उसका रिजल्ट दे सकते हैं, इसलिए मैंने डाला। क्योंकि मेरे जमाने के लोग ज्यादा बहुत कैलकुलेट वगैरह करते नहीं थे ना, वो हाथ से कौन करेगा, तो थोड़े आलसी तो थे ही। अभी भी है ऐसा, हमारी मिसेस बोलती है कभी कभी। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये वहां से आए, कुछ श्लोक जो है वो समर सिंह से आए हो इसी में, और इसीलिए स्टैंड अलोन। फिर लग्नेश दर्शने सती पश्यंत पूर्ण योग का क्रूरा वेक्ष वर्ज चंद्र का सौम्याश्च खेसरा लग्न, लग्नेश से लग्न दृष्ट हो। और क्रूर ग्रह के दृष्टि न होने वाला चंद्र, चंद्र पे क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं होगा, लग्नेश का लग्न पे दृष्टि हो। और सौम्य ग्रह से यानी शुभ ग्रह से लग्न दृष्ट होगा। अब ये सौम्य का अर्थ बुध भी हो सकता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि बुध को सौम्य भी बोलते हैं, सोम का पुत्र, इसलिए उसको सौम्य बोला जाता है। परंतु मुझे लगता है यहाँ शुभ ग्रह के अर्थ में ऐसा ऐसा मेरा मान। तो इनसे यदि, क्योंकि पहले उन्होंने बोला है कि शुभ ग्रह की बात है, तो इसके पहले के श्लोक में कही गई है। तो ये जब हो गए तो पूर्ण शक्ति से योग फलदायी होता है, मतलब जो भी है वो उत्तर हाँ इस प्रकार का। तो ये मैं कई बार बोलते होता, आपको मालूम है, भाषण में बोलता हूँ, मैं शॉर्टकट वाला आदमी हूँ, तो ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। यदि कैलकुलेट डिग्री नहीं करते बैठा तो भी आप कर सकते हैं। तो प्रश्न तंत्र में केवल एक ही चीज है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा। और वो जो विचित्र है उतना ही मैं सिर्फ लेने की कोशिश करूंगा, ताकि टाइम भी मेरा बच जाएगा और आपको कुछ फायदा हो सकता है। और आगे बोला कि क्रूराक्रांत क्रूर युत क्रूर दृष्ट योग, इसी की बात चल रही कि यदि वो क्रूर आक्रांत होगा, मतलब ऐसे कि क्रूर ग्रह से गृह युद्ध में वो पराजित ग्रह हो, या ये हमारे ये ग्रहों की बात करें, और ये कहा तो ये लग्न की बात करें। और फिर कोई भी जो ग्रह है वहां पे बैठा, जो गुरु बैठा है, तो क्या करेगा, उसकी ताकत कितनी है, तो शुभ ग्रह तो है, आगे क्या। तो क्रूराक्रांत होगा यदि वो ग्रह युद्ध में हारा हुआ होगा, पराजित हुआ होगा, या उसके साथ में क्रूर ग्रह स्थित होगा, और क्रूर ग्रह से वो दृष्ट भी होगा, या वो ग्रह अस्त होगा, विरश्मिता। ये रश्मि जो है सूर्य की रश्मि की बात करते हैं, प्रपंच सो अनिष्ट फलदायक, तो फिर फल अच्छा नहीं होगा, मतलब ये फेल हो जाएगा, जो भी प्रश्न है वो नहीं होगा। और तो क्योंकि क्रूराक्रांत का क्या अर्थ ये आता है, क्योंकि भाई आक्रांत है तो वो वही बैठा होगा, नहीं नहीं, ये बात है। आक्रांता जो हम बोलते हैं ना, वो लड़ाई होती है, उसकी बात चल रही है। तो ऐसे ग्रहों को वो फल नहीं दे सकते, अच्छा फल नहीं देंगे, मतलब निगेटिव फल देंगे, इस प्रकार से उसको कहा गया है। और अब आपका भी पेशेंस खत्म हो रहा होगा, तो आखिर का ही स्लाइड देता हूँ। फिर ये एक श्लोक है, यार थोड़ा सा मेरा विचार भिन्न है, पर वो गलत भी हो सकता है, तो मैंने दोनों भी दे दिया है। यदि लग्ने लग्नपति ही सौम्य तो विलोकितः सौम्य है।
तत्प्रदृष्टया व्याकुलता शरीर दोषा विनश्य। तो ऐसा बोलते कि शरीर यदि दुबला हो गया है, ये बीमारी वगैरह की बात चल। तो क्या होता है, लग्नेश लग्ने में शुभ ग्रह से वो युत होना चाहिए, और शुभ ग्रह से दुष्ट भी होगा तो जातक रोग और व्याकुलता से मुक्त होगा। इस प्रकार से मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, पर कुछ विद्वानों ने अलग ढंग से भी किया, वो भी सही हो सकता है, वो बहुत विद्वान थे, अब उनके सामने कुछ नहीं, मुझे भी मालूम। तो इसको किसने कहा कि यदि लग्नेश लग्न में होगा, या फिर वो सौम्य युत होगा, यानी सौम्य वो ग्रह के साथ होगा, इस प्रकार से किया। पर क्या है कि उसके बाद के श्लोक में उन्होंने क्रूर ग्रह यदि होगा वहां पर तो रोग व्याधि वगैरह होता है, ऐसा बोला है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसी वक्त क्या है कि यदि सौम्य ग्रह भी देखता होगा तो फिर वो स्वास्थ्य वगैरह ठीक होगा, ऐसा भी कहा है। इसलिए मैंने इस प्रकार से लिखा कि केवल लग्न में लग्नपति होगा और उसके साथ सौम्य ग्रह होगा तो वो सब ठीक हो जाएगा क्या, क्योंकि लग्नपति क्रूर भी ग्रह रह सकता है ना, पाप ग्रह जिसको हम बोलते हैं वो भी रह सकता है। बस सहसा ग्रहों को पाप बोलना मेरे को जरा वो साइकोलॉजिकल ब्लॉक है, ऐसा सब भी है, क्योंकि उनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं तो उसको सौम्य ग्रह में देखना भी चाहिए, ऐसा मेरा मत है, और वही मैंने लिखा है। तो ये दोनों में फर्क है, पहले बताओ। वो जो आगे का जो श्लोक है वो ऐसा कि पापो यदि लग्नपति सदा कली व्याधि धननाथ। यदि लग्नपति यानी लग्नेश यदि वो खुद ही पाप ग्रह है, ये यहाँ ऊपर में उन्होंने लग्न लग्नपति बोला है, पर वो पाप ग्रह की शुभ ग्रह नहीं बोला हुआ, और फिर सौम्य केवल सौम्य तो से कैसा होगा, ऐसा सोच के मैंने ऊपर का ट्रांसलेशन किया है। आप उसको अनुभव करके देख लेने का, तभी वो सही है। तो पापो यदि लग्नपति सदा कली व्याध धन नाश, झगड़े हो गए, उसको व्याधि होगी और धन का नाश होगा। ये इसमें से जो भी रिलेवेंट होगा प्रश्न के बारे में उसकी बात। सौम्य निवृत्ति बुद्धि द्रव्याप्ति सौख्य अतुलम से, यदि सौम्य ग्रह होंगे तो उसको ये इन तकलीफों से मुक्ति हो जाएगी, यदि ये प्रश्न होगा तो। और फिर उसको सौख्य वगैरह मिलेगा, द्रव्य मिलेगा, द्रव्याप्ति बोला है कि द्रव्य की प्राप्ति, बुद्धि की प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि इन्हीं चीजों के बारे में लोग पूछते हैं। तो ये एक हमेशा बोल सकते हैं कि स्नैपशॉट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद में मैंने मेरे ख्याल से पहले लेक्चर में बोला था कि शकुन वगैरह भी देखते हैं कई बार लोग, कोई गलत नहीं है हो सकता है। प्रश्न मार्ग में ऐसे ही दिया है कि शकुन देखो या निमित्त तो देखो, परंतु ये इतना सहसा काफी हो जाता है। आगे मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि अब मैं देखता हूँ क्या मेरे दिमाग में आता है। आप लोग अब मुझे अच्छी तरह से जानने लगे हैं कि उतना ही मैं देने की कोशिश करूंगा कि जो ऑलरेडी आपको उसको बार बार रिपीट करने में कोई मतलब, कि भाई वो 15 डिग्री की दीप्तांशा रहती है सूर्य की और 12 डिग्री की चंद्र की रहती है, वो सब आपको मालूम है ना। और सहसा 12 डिग्री ही पकड़ा जाता है दोनों का मिलाकर, तो वो सब आपको पता है। और अब वो अप्लाइंग एस्पेक्ट और सेपरेटिंग एस्पेक्ट वगैरह वो सब बताने की कोई जरूरत नहीं, आपको पता है। तो इसलिए, पर उसमें भी वो शायद बोलते बोलते मैं बोल दूंगा कि कभी कभी हमको वो प्रश्न क्या है उसके बारे में थोड़ा सोच के वो देखना पड़ता है, कहीं भविष्य तो इतना साल तो नहीं हो रहा, आगे जाके यही ग्रह उसके पीछे तो नहीं लग रहा है ना। जैसा तो सब जो चंद्र आगे है पीछे में गुरु है, तो ये 27 दिन में वहां से निकल के फिर 0 डिग्री पे आने वाला है। तो फिर महीने भर के बाद में होने की संभावना होगी, तो वो उसको मुसरिफ है करके वो नहीं होगा बोलने की जगह 1 महीने के बाद में है क्या भाई परीक्षा का रिजल्ट, ऐसा भी सोचना चाहिए। ये मैं जो सोचता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका अभी मैंने बहुत दिमाग पका दिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सर इस अच्छा, पर्टिकुलर पॉइंट में एक क्वेश्चन था, अभी आपने जो बोला भविष्य आप बोलो काल के बेटा, बारे में। बोलो बेटा। हाँ, अभी जो आपने भविष्य काल के बारे में बोला, हाँ, अब अभी आप जो बता रहे थे एग्जाम्पल, उसमें जुपिटर से मून एक राशि बाहर निकल गया और फिर आप कह रहे हो वापस वो घूम के आएगा, तो 1 महीने आएगा बाद जीरो में, की वो आप। और जुपिटर हाँ, धीरे चलेगा, है ना, ठीक है। है ना। जुपिटर तो अपनी जगह से हिलने का नहीं है एक नहीं वो महीने में। हिलेगा, महीने भर बट में हिलेगा, ये 27 दिन में चला जाएगा बाहर, हाँ, बराबर। तो भविष्य तो इतना साल हो गया, वो पीछे आ गए, है ना, बट है ना। हम जनरली और जब प्रश्न देखते हैं। और एक दूसरे में दृष्टि भी हो गई, हाँ, बराबर है ना, होती है। 3, 3, 11 और शुभ दृष्टि हो गई। पर वो क्योंकि वो जो प्रश्न पूछ रहा है उसको पहले समझ लेना चाहिए ये पूछ क्या रहा है। उसने बोला हाँ, मैं नहीं, वही परीक्षा मैं में पूछ रही पास थी होऊंगा आपसे या कि नहीं, कई बारी
हाँ, वो इसीलिए विवेक का प्रयोग में बार बार आपको तो खास बोलता हूँ, है ना? नताशा। इसको जनरली इशराफ में ले लेते हैं, बिकॉज अभी आपके हाथ से बात मैं निकल गई। मानता हूँ ना, मैं बोलता हूँ कि वो इसराफ है, पर भाई इसराफ क्या है, तो गत इत्तशाल है ना? इत्तशाल पूरा होने के बाद में इसे जैसा गुरु को मिल लिया, उसने मुतशिल हो गया, आगे चला गया चंद्र, तो इसराफ हो गए। बराबर है क्या? जी, है ना? ऐसे इसको लिखा है ना? जनरली इशराफ में ले लेते हैं हम लोग। हाँ, तो वो लेते हैं, बराबर है, पर वो प्रश्न क्या है? प्रश्न को भी तो हम सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे कि ये है, ये कब होने वाली है घटना, उस वक्त क्या स्टेज अभी की ये है कि अभी, तो इसीलिए तो वो पूछने को आया हमको ना, उसे लग रहा है कि शायद इसमें कोई गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ये तो क्यों पूछने को आएगा। 99% वाला तो हमको पूछने को नहीं आता। पास, मैं पास का इसलिए बोल रहा हूँ कि एक उदाहरण करके, उसका कोई समझ नहीं, आप जानती है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। सर लग्नेश को तो चंद्र यदि पॉप होगा तो चंद्र कोई भी शुभ देने में कामयाब होता है। हाँ, बोलो। सर बोलिए। लग्नेश को पाप ग्रह मानते हैं सर? नहीं, देखो, कर्म तो वही करने वाला है। देखो, जी सर। आखिर में लग्नेश और आपने आपने पहले इसमें देखा ना, लग्नेश कार्येश को देखता है, कार्येश लग्न को देखता है, तो वो पाप ग्रह भी रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता? वैसे मानते नहीं ना सर लग्नेश को ज्यादातर पाप ग्रह अपने। नहीं, उसको कर्म करने वाला, ऐसा आप समझिए कि ये कर्म करने वाला है लग्नेश जी जो है, सर। और कर्म जो है वो है। अब ये दोनों का मिलन होगा तो कर्म होगा, है ना? इतना साल होगा, इन्हें क्या है, ये आगे जाके एक दूसरे को मिलेंगे या एक दूसरे को देखेंगे, इनका संबंध आ गया तो कर्म होगा। तो समझो शनि है लग्नेश, कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दो ना। इसीलिए वो जो अभी का जो लास्ट इसमें मैंने लिखा है ना कि उसके साथ 100 महीने भी देखना चाहिए, केवल इसी से देखना है, कोई इसराफ वगैरह नहीं, तो हमको सभी 100 में वहां आना चाहिए। पर यहाँ जब आता है तो ये लग्नेश है, लग्नेश क्या करता है, कर्म करने वाला जी है ना? सर। अब ये कर्म करने वाला कर्म करने को तैयार है, पर कार्य ही उसके हाथ में नहीं है, तो कर्म होगा नहीं। इसलिए लग्नेश और कार्येश ने या तो उन्होंने एक दूसरे को देखना है, या एक दूसरे के घर को देखना। उसमें भी वो यदि शुभ होगा, आपने आगे भी पढ़ेंगे कि कई बार अशुभ जो है, तो बोलता कुछ तकलीफ होने के बाद में कार्य सिद्धि होगी। ऐसा जहां जहां बोला है वहां वो पाप ग्रह होगा तो थोड़ा तकलीफ होने के बाद में होगी, ऐसा बोला रहेगा, है ना? क्योंकि जी सर। उसमें वो डिस्टिंक्शन नहीं है, वो अलग देश है, तो वो है, तो वो उसने कर्म करना है, क्योंकि उसमें सभी समाहित है ना। हम जब पाराशर में भी देखते हैं कि लग्न क्या बोलता है, एसेंडेंट में क्या आता है, उसमें सभी आता है, दुख सुख फलाना रोग फोग सभी के सभी उसी में समाहित। ये दोनों एक दूसरे को मिलना चाहिए। अब मिलने के लिए ये बात तो पक्की है कि या तो कार्येश ने लग्नेश को मिलना चाहिए, या लग्नेश ने कार्येश को मिलना चाहिए। तो इतना साल होगा तभी मिलेगा, नहीं तो ये आगे निकल जाने वाला है, फास्ट मूवर यदि आगे रहेगा, है ना? है ना? तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है, ये करेगा हाँ या नहीं करेगा। इसलिए सहसा मैं प्रश्न कभी मेरे को बोलते हैं तो एक आध बार मैं डालता हूँ, नहीं ऐसा नहीं, तो मैं बोलता हूँ, देखो तू प्रश्न स्पेसिफिक पूछो, ये मत पूछो कि मैं बाएं तरफ जाऊँ या दाहिने तरफ जाऊँ या ऊपर जाऊँ या ऐसा मत। बाएं तरफ जाऊँ, हाँ नहीं, बस इतना ही पूछो, तो मैं आपको बता सकता हूँ, है ना? क्योंकि बहुत बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछते रहते हैं। और देखिए, पहले आपने देखा होगा वो बोलते हैं एक ही प्रश्न का जवाब, आगे जाके बोलते हैं कि दूसरा प्रश्न होगा तो चंद्र से देखिए, चंद्रमा से। तीसरा होगा तो सूर्य से देखिए वगैरह। तो उनका मत क्या है, विद्वानों का एक ही प्रश्न, क्योंकि एक ही प्रश्न मेरे दिमाग में वो बच्चा होके पैदा हो रहा है ना, इसलिए सीड डाल दिया, इसलिए चित्त से, ज्योतिष के चित्त से निकलता है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो योग्य होगा। और यदि मेरे को किसी को मारना है, मुझे अटैक करना है, तो क्रूर तो ग्रह लगेगा ना साहब, है ना? तो इसलिए लग्नेश तो लग्नेश है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए अब देखिए, दशाओं में भी लग्नेश की दशा अच्छी बात है, परंतु वो और किसी भाव का मालिक होगा तो वो थोड़ा फिर हम हाफ एंड हाफ, क्योंकि लग्नेश के बगैर काम ही नहीं होगा, हमारा शरीर नहीं तो हम है ही नहीं। आत्मा तो ठीक है, वो तो वो कुछ काम नहीं करती, है ना? मन उसके साथ जब आता है तो काम चालू होता है। इसीलिए चंद्र चंद्र का भी उसमें इतना ही महत्व है, आप देखिएगा। या कभी कभी कुछ योग में बोलेंगे कि यदि चंद्र भी देखता होगा तो ये जरूर होगा, है ना? ऐसा ही मुझे ऐसा लगता है कि जैमिनी ने भी कुछ जगह बोला हुआ है कि चंद्र दृष्टिया विशेषता, क्योंकि आखिरी में मन है इंसान का, मन में इच्छा आएगी,
तो फिर बुद्धि को मिलेगा कि ये काम चालू कर दे। इसलिए चंद्र का बहुत महत्व आता है। तो चंद्र कई बार हम भूल जाते हैं। पर वो फास्ट मूवर है, इसलिए चंद्र के साथ जब इत्थशाल होगा तो वो कपूल योग होता है, वो अलग योग है। वो नक्त और वो तुम्हारे यमाया से अलग निकल गया है, और वो उसकी जरा शक्ति ज्यादा होती है, क्योंकि अब इसका आत्मा, इसका मन और ये कार्य, ये सब इकट्ठा आ गया। तो इसलिए वो काम होगा इस प्रकार से शायद। यानी मैं इस प्रकार से उसको देखता हूँ, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। पर ये एक उसका कारण है, क्योंकि मन में नहीं आया तो होगा नहीं, है ना। कभी होता है मेरे को दान देने की इच्छा होगी, वहां जाता है इसकी इच्छा खत्म हो जाती है दान देने की आदमी के, है ना। तो शरीर तो चलता है, बस मन कभी कभी गड़बड़ करता है। तो शायद इसलिए उन्होंने वो तीन तीन पैरामीटर्स होना कभी भी, ऐसा मेरा मानना है, उसमें का चंद्र भी एक बात है। और प्रश्न में तो बहुत बार आपको दिखेगा। मैं इसलिए वो अलग अलग योग नहीं दूंगा, बस मैं जैसा बोला कि मैं बेसिक थियरी आपको समझा, आप उसको बिल्कुल एक्सपर्ट कर सकते हैं आराम से, और अप्लाई करके देखिए सर, ये बात पक्का ख्याल करें। क्योंकि यदि नौकरी का संबंध है, तो वैसा भी शनि भृत्य को रिप्रेजेंट करता है, तो वो लग्नेश होगा तो क्या होगा, क्यों नहीं काम करेगा वो, है ना। बराबर है ना, एक ही ग्रह को अनेक चीजें दी है ना सर। मंगल है, मारपीट करता है, हाँ, पर वो सेना का अधिपति भी बनता है। षष्ठ भाव का षष्टेश मंगल यदि दशम भाव में रहा तो वो सेनापति बनेगा, ऐसा एक सॉरी योग है ना। वो मेहनत करेगा, कहाँ करेगा, तो रण में जाके अपनी ताकत दिखाएगा, उसके लिए उसका सम्मान होगा, तो होपफुली वो सेनापति बनेगा। ऐसा उसके पीछे में तत्व होना चाहिए। आपको समझ आएगा साहब, मैं सहसा ना इनके पीछे के तत्व देखना चाहता हूँ। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि वो श्लोक कई बार आपको एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी दिखते हैं। जैसा ये अभी जो खड़ी है आपके सामने जो दिया है, यहीं पे आपको दिखे। और इसलिए मैंने लिखा कि मैं इसको दूसरे ढंग से देखता हूँ। और मैं हर वक्त ये रिक्वेस्ट सबको करता हूँ कि आप इसका प्रयोग करके देखिए, है ना। बाबा वाक्यम प्रमाणम ज्योतिष में है ही नहीं। नहीं तो 18 हमारे ये नहीं रहते, प्रवर्तक नहीं हुए रहते ना, एक ही रहा रहता। और ऐसा कहा गया है कि सत्य युग में, मुझे यदि याद है, सत्य युग में मनु जो थे, इन्होंने जो बोला वो माना। और फिर त्रेता युग में बादरायण ने बोला वो सही। और द्वापर में गर्ग मुनि ने जो कहा वो सही है। और कलो पाराशरस होता, कली युग में पाराशर जो बोलोगे उसको ग्राह्य करो, ऐसा एक श्लोक है ना। तो उसका कारण ही ये है कि वो समय के साथ उसके पैरामीटर बदलते जाते हैं, है कि नहीं। कि पहले भगवान को वो अयोध्या से लंका जाने तक और वापस आने, चलो जाने में कम से कम 7 साल तो लगे, उड़ के आया ऐसा बोले तो, और 14 साल लग गए होंगे, है ना। अभी तो हम फट से हवाई जहाज में बैठते वहां पहुंच जाते थे 2 मिनट में। तो हमको उसको उस हिसाब से उसको कॉम्प्रेस करना पड़ेगा ना सब टाइम फ्रेम, है ना। इसीलिए देश काल पात्र की बात है। और मैं इसलिए हर वक्त जब सोचता हूँ तो इसके पीछे क्या एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल है उसको देखने की कोशिश करता हूँ। जैसा अभी नताशा जी को मैं बोल रहा था कि भविष्यतः इत्थशाल करके उल्लेख है, तो भविष्यतः इत्थशाल क्या है। उन्होंने बोला है कि यदि अगले राशि में स्लो प्लैनेट, धीरे जाने वाला प्लैनेट है, और उसके पिछले राशि में फास्ट वाला प्लैनेट है, जल्दी जाने वाला, शीघ्र जाने वाला प्लैनेट है, और उनमें दीप्तांश है, तो वो भविष्यतः इत्थशाल होगा। हालांकि उनकी दृष्टि नहीं है ना, क्योंकि दृष्टि भी होना तो वो दृष्टि नहीं हो, पर फिर भी वो उसको भविष्यतः इत्थशाल निकला कि वही गया, वो पहुंच ही रहा है वहां, जल्दी जा रहा है वो, है ना। तो और या ऐसा भी बोला गया है कि मुशर्रिफ क्या है, तो बोले ये गत इत्थशाल है। पीछे का प्लेनेट शीघ्र वाला आगे चला गया तो वो मुशर्रिफ हो गया, इसराफ हो गया, है ना? 1 डिग्री के अंदर होगा तो हम मुतशील बोलते हैं, या मुशर्रिफ बोलते हैं, बात एक ही है। वो ज्यादा उसका परिणाम होता है, जल्दी होता है ना। इसलिए मैंने पहले सोचा कि सब लिंग में, बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो सब मालूम है, बाकी का हम उससे दूसरे साइड में जाएंगे, वो आप पढ़ ले सकते हो कि क्या है, है ना। और इसीलिए वो भावों का ज्यादा मैं इसमें गया कि कभी कभी भाई अश्वकार्य, अब आज अश्व तो होते नहीं, तो फिर क्या है। तो कुछ तो भी मूव होने वाली मशीनरी यान बोला है ना, तो वाहन है वो, ऐसा घोड़े पे डायरेक्ट बैठा नहीं है।
तो इसको सोचना द्वितीय भाव में चला गया, द्वितीय भाव में कहाँ से घोड़ा आ गया? तो वो ऐसा इस प्रकार से आया। चतुर्थ भाव में भी घोड़ा आता है, गजाश्व आपने देखा होगा, वो पर्सनल वाहन है ना उसका, है ना। और 11वें में है तो वो लाभ करता है, तो वो शायद उसका बिक्री खरीदी बिक्री करता होगा, या उसके इक्विपमेंट्स बेचता होगा, है ना। इस प्रकार से कमर्शियल व्हीकल भी कर सकता है, अर्निंग फ्रॉम देयर। हाँ कर सकता है, कमर्शियल रेस में भाग लेके उसमें पैसे कमा सकता है। वो जॉकी वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, वो काम तो अश्व का ही करते हैं ना। और तो इस प्रकार से होता है, क्योंकि अश्व बोलते साथ आजकल तो अश्व नहीं रहते ज्यादा, रहते भी है। तो आपको इसलिए उसको एनालाइज करना है कि एनी व्हीकल, अब वो मोटरसाइकिल रेस वाला होगा उसको भी बोलेगा हाँ वो अश्व ही है, सिंगल आदमी चलाता था उसको। सर घोड़े आजकल फरारी भी मिलते हैं। अरे आजकल घोड़े बहुत महंगे हैं मोटरसाइकिल से। देखो, फरारी का वो है लोग। सच है। ब्रिगेडियर साहब को मालूम होगा इक्वेस्ट्रियन लेडीज में क्या होता है, तो उनके कपड़े भी महंगे रहते हैं पहनने के। वेरी कॉस्टली। दे आर एक्सपेंसिव। वो आप कभी उसका ये देखोगे, अरे देखो अब गजा अश्व, हम कभी कभी पशु की बात करते हैं, तो अभी ब्राजील में एक गाय 41 करोड़ रुपए में बिकी, और वो ओंगोल जाति की, हिंदुस्तान से गई हुई प्रजाति की गाय है। तो कल ही बिकी वो, तो 41 करोड़ रुपए, एक्सट्रीमली सॉरी। तो वो व्यवसाय है, नहीं कौन बोल रहा, पर वो कम हो गए हैं ना, तो हमको उसको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा कि ये क्या करता है। तो ये डेयरी है, हाँ ठीक है, वो भी मिल्क ही देती है, तो शायद हम गाय को वहां पे पकड़ लेंगे, ओके दिस इज इट, ऐसा। बराबर है कि नहीं? क्योंकि अब पहले जमाने में तलवार चलाते थे, अभी केवल शेरी बोली परेड में तलवार चलती है ना सर? बराबर है ना सर? सर अब आजकल ब्रिगेडियर साहब इसमें बोलेंगे, मैं उनके इसमें घुसते हुए बड़ा डरते डरते घुसता हूँ कि मैं गलत तो बोल दूं, नहीं तो बिल्कुल ठीक। है ना? तो पर वो एक प्रतीक है ना, शौर्य का प्रतीक तो आखिर में तलवार ही रही, आप देखिए। तो हम कभी कभी समय के साथ में वो बदलते रहता है, और फिर भी वो वही रहता है, इसलिए सनातन बोलते हैं ना, जो सदा नूतन है वो सनातन है वगैरह, ऐसी कोई डेफिनेशन है। तो उस वक्त भी वो अग्नि अग्नि बाण छोड़ते थे, अभी हम रॉकेट छोड़ते हैं, इतना ही फर्क है। तो उस वक्त नहीं बोल रहा कि मंत्र बोल के छोड़ेगा, वो मंत्र अलग है, चलता है। तो वो मुझे वो एरिया में इंटरेस्ट है, इसलिए या शूटिंग करते थे, तो हर चीज बदल के वो वही रहती। देखो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, सिर्फ हमको थोड़ा सोचना पड़ता है। मोटरसाइकिल है, सिंगल आदमी चलाता है, चलो इसको अश्व बोलेंगे हम, है कि नहीं? ऐसे करेंगे ना? सर अश्व थोड़ा का सा, बिजनेस मतलब रैपिडो बाइक आ गई, मोटो बाइक आ गई, हाँ वो वो जो बिजनेस कर सिंगल सकते सिंगल आदमी चलाए, सिंगल हैं। आदमी चलाए। हाँ मतलब वो आजकल और कम्युनिकेशन अश्व मतलब अश्व यार आते साथ बेटा, फिर वो कार आ गई। हाँ, हाथी मतलब बग्गी कार आ बग्गी, गया। हाँ बग्गी, अभी आई बग्गी तो आई बहुत ऐसी देखने को मिलती है कहीं आई कहीं पे, थिंक वी शुड हमारे होल्ड मुल्क में आवर भी। हॉर्सेस। तो वो अश्वयान हो गया। लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस। इट्स Good बीन one, लॉन्ग sir. टाइम Yeah. Good सनातन one. स्पीकिंग। Yes, You sir. see, horse does not allow anybody to stop, you know. It's a great idea. ठीक है सर, चलिए, थैंक I'll यू take सो care of वेरी it. मच सर, प्रणाम। नमस्कार Thank you, नमस्कार sir. सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you, नमस्कार sir. सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर। नमस्कार। प्रणाम नमस्कार सर। सर, प्रणाम सर। थैंक यू सो प्रणाम। मच सर। नमस्ते सर। प्रणाम सर। My pleasure. नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्ते। नमस्कार सर। सर प्रदीप सर, मैं ज्यादा बोर तो नहीं किया आपको? नहीं सर, बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था मैं तो। मैंने इसलिए मेरा कैमरा ऑफ कर लिया कि आपको तकलीफ ना हो कि मैं बैठा हुआ नहीं, हूँ इसलिए। पर मैं उसके उसके अंदर से भी देख सकता हूँ। जी मेरा जी सप्तम में राहु है ना, तो वो छिद्रान्वेषण करने की आदत है ना। जी। चले सर। ठीक है नमस्कार। सर, प्रणाम सर। नमस्कार। नाम से नमस्ते बेटा।